हेलो दोस्तों, वी एंड बी टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। कल तक अपने इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के 60 क्वेश्चन सॉल्यूशन कर दिए थे। आज 40 क्वेश्चन करने हैं, थोड़ा तेजी से चलेंगे। तो 61 से चालू करते हैं। वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए चैनल को। तो चलते हैं, यूट्यूब के वीडियोज को चालू करते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन निकालते हैं अपने। 61 नंबर क्वेश्चन है अपने पास। एक पूर्ण भारी ट्रांसफार्मर में कॉपर की हानि 1600 वाट है, तो आधे लोड पर कॉपर हानि क्या होगी? आपको पहले ही बताया है कि जो कॉपर लॉस रहता है वो लोड के वर्ग के समानुपाती होता है। कॉपर लॉस या पावर कंजप्शन की बात करें, पावर जो अपने को हीट के रूप में मिलती है, कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए रहता है आई स्क्वायर। एक सेकेंड। कॉपर लॉस जो रहता है आई स्क्वायर आर रहता है, लोड के वर्ग के समानुपाती होता है। तो फुल लोड पर अपने पास 1600 वाट है, गुणा, तो आपको बताया कॉपर लॉस लोड के वर्ग के समानुपाती होता है, तो लोड आधा हो गया तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो एक का स्क्वायर एक रहेगा और दो का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो 4 को डिवाइड किया तो आ आएगा 4 और 400। तो अपने पास हाफ लोड पर 400 वाट का कॉपर लॉस रहेगा। अगर यहीं पर पूछ ले अपने अपने से भी लोड की वैल्यू होगी एक चौथाई, 1/4, तो इसका वर्ग हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक रहेगा और 4 का हो जाएगा 16 गुणा 1600। तो इस टाइम कॉपर जो लॉस रहेगा वो 100 वाट का हो जाएगा एक चौथाई लोड के ऊपर। अगर लोड दुगना हो गया, दो की स्क्वायर करेंगे आएगा 4, 16 में 32, 32 में 64, 6400 वाट हो जाएगा कॉपर लॉस। तो अभी पास लोड आधा हुआ तो कॉपर लॉस हो गया अपने पास 400 वाट। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 62, लेमिनेशन। ट्रांसफार्मर लेमिनेशन एक दूसरे से सेपरेट किए जाते हैं, किसके द्वारा सेपरेट किए जाते हैं? तो माइका स्टेपिंग, पेपर, वार्निश की पतली कोटिंग या उपयुक्त किसी से भी। तो इसके अंदर जो लेमिनेट किया जाता है ट्रांसफार्मर की पटलन को, जो एडी करंट लॉस करने के कम करने के लिए रहता है। एडी करंट लॉस होता है जब ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में एक वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग में बिना किसी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के म्यूचुअल इंडक्शन के कारण ईएमएफ प्रोडक्शन होता है। तो फ्लक्स जो म्यूचुअल इंडक्शन रहता है वो कोर से फ्लो करता है। कोर भी कंडक्टिंग मटेरियल की रहती है। वाइंडिंग में ईएमएफ पैदा होता है तो कुछ मात्रा में कोर में भी होता है। पटलन आपस में शॉर्ट सर्किट रहने के कारण ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। ऊष्मा के कारण अपनी मशीन गर्म होगी, गर्म होने के कारण दक्षता में कमी आती है। इसीलिए पटलन को आपस में लेमिनेट करेंगे तो थोड़ा बहुत ईएमएफ पैदा होगा, वो आपस में शॉर्ट सर्किट के कारण ऊष्मा पैदा नहीं होगी उसके कारण, इसीलिए लेमिनेट करते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने पास बी, वार्निश के कारण। क्वेश्चन नंबर 63, इनमें से कौन भारत में आपूर्ति की मानक वोल्टेज नहीं है? 1.1 केवी रहता है, सही है। 1 केवी, 33 केवी रहता है, 66 केवी रहता है, 132 केवी होता है, 220 केवी रहता है, 400 केवी रहता है,
आइडियल ट्रांसमिशन लाइन मानते हैं। 400 केवी की अगर प्रसारण लाइन है और ट्रांसमिशन लाइन है तो उसको आइडियल ट्रांसमिशन मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कंडक्टर दो जो अपने पास कंडक्टर रहते हैं उनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट रहता है, दूरी रहती है, और कंडक्टर का आकार जो चाहिए अपने को, उसमें जो पैसों की लागत होती है वो मिनिमम रहती है। इससे कम होने पर भी बढ़ जाएगी, क्योंकि वोल्टेज कम करेंगे धारा बढ़ेगी सेम पावर के लिए, तो कंडक्टर के लिए ज़्यादा चाहिए। अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो कंडक्टरों के बीच में दूरी ज़्यादा चाहिए, दूरी के लिए क्रॉसआर्म बढ़ानी पड़ेगी, जिसके लिए टावर की मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी हाई चाहिए। इसलिए 400 केवी लाइन को आइडियल ट्रांसमिशन मानते हैं। और 765 केवी रहती है, 1265 केवी की लाइन रहती है। और इनके अंदर जो आपको कंडक्टर बताऊं तो पिछले वीडियो में मैंने शायद तक दो कंडक्टर जो रहता है और पैंथर होता है, जेब्रा रहता है और मूंज रहता है। दो कंडक्टर 33 केवी से लेकर 66 केवी तक रहता है। 300 केवी 300 एम्पियर को फ्लो करवाता है। पैंथर जो रहता है 132 66 केवी से लेकर 132 केवी के लिए, और 480 एम्पियर एम्पियर के लिए यूज किया जाता है। जेब्रा जो रहता है ये 220 केवी के लिए रहता है, और 132 से 220 के लिए और 735 एम्पियर्स के लिए यूज किया जाता है। और मून जो कंडक्टर रहता है ये 400 केवी लाइन के लिए और 800 एम्पियर करंट के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64। एक ट्रांसफार्मर में प्राइमरी टर्न्स 1000 है, 250 वोल्टेज की आपूर्ति से जोड़ा गया है। 400 वोल्टेज द्वितीयक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए द्वितीयक टर्न्स होना चाहिए। तो के जो अपने पास ट्रांसफॉर्मेशन रेशो रहता है ये N2 अपॉन में N1, सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन में प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ, V2 अपॉन में V1, I1 अपॉन में I2, अंडर रूट इम्पीडेंस 2 अपॉन में इम्पीडेंस 1। ओके, तो अपने इसके अंदर ज्ञात करेंगे। प्राइमरी 1000 टर्न है, सेकेंडरी ज्ञात करनी है, सेकेंडरी को एक्स मान लिया आपने, या N2 कह देते हैं। चलो N2 इज इक्वल टू प्राइमरी 250 वोल्ट से जोड़ा गया है, 400 वोल्टेज अपने को चाहिए सेकेंडरी में, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिवाइड करना है 250 करो 4 से 1000 में, और 416 अपने को मिलेगा 1600 नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न चाहिए। क्वेश्चन नंबर 65 थोड़ा फास्ट तरीके से चलेंगे। इनमें से ट्रांसफार्मर में क्या परिवर्तित नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज इन ए ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर क्या परिवर्तित नहीं करता है? स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर रहेगा वोल्टेज को कम करेगा, धारा का मान बढ़ जाएगा। स्टेप अप होगा, वोल्टेज को अप करेगा तो करंट का मान कम हो जाएगा, लेकिन फ्रिक्वेंसी को चेंज नहीं करता, केवी को भी चेंज नहीं करता। सेम केवी की प्राइमरी रहेगी, सेम केवी की सेकेंडरी नहीं रहती है। क्वेश्चन नंबर 66। पावर को परिभाषित किया गया है। पावर इज डिफाइंड एज सर्किट में दौड़ने वाले करंट प्रवाह की दर, यानी कि आई अपॉन में टी। तो इसके द्वारा पावर नहीं ज्ञात कर सकते। सर्किट में दौड़ने वाले वोल्टेज और प्रतिरोध के उत्पाद के रूप में, यानी कि V गुणा R, तो इसी के द्वारा डिफाइन नहीं कर सकते। ऊर्जा निकलने या फैलने की दर, यानी कि जूल अपॉन में समय, तो इसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अपने ऑप्शन नंबर सी रहेगा। समय के साथ ऊर्जा संचय के रूप में द द एक्यूमुलेट ऑफ एनर्जी ओवर टाइम्स। ऑप्शन नंबर सी इज राइट नाउ। निम्नलिखित में से कौन सा संधारित्र का ध्रुवीकृत का प्रकार है? पेपर जो रहता है अपने पास कैपेसिटर पोलराइज्ड प्रकार का नहीं होता है, सिरामिक कैपेसिटर रहता है। थर्ड लेयर के अंदर बेरियम टाइटेनेट को यूज किया जाता है। बेरियम टाइटेनेट काफी छोटे साइज में होने के कारण अधिक कैपेसिटेंस का रहता है। माइका जो रहता है इसे पेटर संधारित्र कहते हैं। वायु प्रकार का रहेगा उसे गैंग कैपेसिटर कहेंगे। गैंगा नहीं, गैंग प्रकार का कैपेसिटर कहेंगे। और इलेक्ट्रोलाइटिक प्रकार का कैपेसिटर रहता है वो पोलराइजर प्रकार का रहता है, डीसी पर भी वर्क करता है। पोलराइजर मतलब ध्रुवता जो रहती है अंकित रहती है। और इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के अंदर जो प्लेटें रहती है ये एल्यूमिनियम या टेंटलम से बनी होती है। 68 नंबर। विद्युत करंट की उपस्थिति का संकेत करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण। करंट की उपस्थिति को शो करने के लिए गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर वोल्टेज,
पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करता है, और फ्रीक्वेंसी मीटर फ्रीक्वेंसी को शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 69, ए वोल्टमीटर शुड हैव हाई इंटरनल रेजिस्टेंस, लो इंटरनल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लेट, ए सेंसिटिव एम्पलीफायर। क्या होता है वोल्टमीटर? वोल्टमीटर के अंदर एम्पियर्स मीटर की बात करें, एम्पियर मीटर और वोल्टमीटर, अगर ये दोनों आइडियल है तो एम्पियर मीटर के लिए अपने को चाहिए जीरो इंटरनल इम्पीडेंस, और वोल्ट मीटर के लिए इनफिनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, और अपने सीधा वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर की बात करें तो इसके लिए लो इंटरनल इंटरनल इम्पीडेंस, और वोल्ट मीटर के लिए हाई इंटरनल इम्पीडेंस चाहिए, या रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस चाहिए। तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा अपना बी। एम्पियर मीटर जो लगता है सर्किट में श्रेणी में लगेगा, श्रेणी में लगे होने के कारण लोड करंट फ्लो करता है, इसीलिए लो इंटरनल इम्पीडेंस आई गुणा आर, कम वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए, धारा का मान फुल रहेगा, लेकिन धारा तो लोड करंट रहेगी, लेकिन आर जो रहेगा कम रहेगा, तो वोल्टेज ड्रॉप एम्पियर मीटर के ऊपर मिनिमम होगा। वोल्ट मीटर सर्किट में पैरेलल में लगता है तो लो करंट फ्लो करना चाहिए, जितना ही कम करंट फ्लो करेगा उतनी ही, जितना ही रेजिस्टेंस हाई होगा उतना कम करंट होगा, जिसके कारण हाई सेंसिटिविटी अपने को देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 70, एक ऐसी बिजली की लाइन पर उस वोल्टेज स्पाइक्स को बहुत ही संक्षिप्त रूप में कहा जाता है, ए ट्रांजिएंट। आपको रीस्ट्राइकिंग और रिकवरी, शॉर्ट सर्किट के दौरान सर्किट ब्रेकर के ध्रुवों पर जो ट्रांजिएंट वोल्टेज अपने को दिखाई देती है वो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज रहती है। शॉर्ट सर्किट के समय, शॉर्ट सर्किट के पश्चात सर्किट ब्रेकर के ध्रुवों पर जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के अंदर जो वोल्टेज रहती है वो रिकवरी वोल्टेज होगी। इसके लिए क्वेश्चन हो जाएगा अपने पास सी आंसर, 70 नंबर का सी। 71 नंबर, एन टाइप सेमीकंडक्टर में अल्पसंख्यक होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर रहता है, एन टाइप रहता है। इसमें मेजोरिटी रेटी कैरियर्स, माइनॉरिटी कैरियर्स, एन टाइप के अंदर मेजोरिटी कैरियर, माइनॉरिटी कैरियर्स। पी के अंदर ट्रिवेलेंट अशुद्धि मिलाई जाती है, जिसकी वैलेंस बैंड के अंदर वह मेटल जिसकी वैलेंस बैंड में 3 इलेक्ट्रॉन रहता है, उस मटेरियल्स को सेमीकंडक्टर के अंदर मिलाते हैं, जिस प्रकार जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड, ये मटेरियल्स। तो इनके अंदर 4 का सेशनजी बैंड बनने में एक होल के रूप में बच जाता है, जिसे अपने होली कहते हैं या क्वार्टर कहेंगे। और एन टाइप सेमीकंडक्टर पेंटामेटल मिलाया जाता है, जिसके अंदर चार इलेक्ट्रॉन का सहसंयोजी बैंड बनकर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में रह जाता है। तो पी टाइप के अंदर मेजोरिटी कैरियर अपने पास होल्स रहेंगी और माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन। एन टाइप के अंदर मेजोरिटी कैरियर्स यानी कि बहुसंख्यक जो रहेंगे वो इलेक्ट्रॉन होंगे, और माइनॉरिटी कैरियर्स होल रहेंगे। तो अपने पास एन टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी कैरियर्स या अल्पसंख्यक कैरियर्स की बात करें तो ये हो जाएगा होल्स, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 72, यदि एक सीरीज में प्रत्येक 4 किलो ओम के 4 प्रतिरोधी जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध होगा। सीरीज के अंदर टोटल रेजिस्टेंस रहता है R1 प्लस R2, और पैरेलल्स में बात करें तो RT 1 अपॉन में RT इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2, और सीधा RT लिखें तो इसके अंदर 1 अपॉन में 1 R1 प्लस 1 अपॉन में R2। तो इसके लिए 4 सीरीज में जुड़े हुए हैं तो टोटल योग होगा 4 गुणा 4, या 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, तो 16 किलो ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। इंडक्शन मोटर की गति होती है द स्पीड ऑफ एन इंडक्शन मोटर
भार में वृद्धि के साथ बढ़ती है, भार में वृद्धि के साथ बढ़ती है, भार की वृद्धि के साथ थोड़ी सी कम होती है, भार की वृद्धि पर यथावत रहती है, यानी कि नॉट चेंज रहती है। तो इंडक्शन मोटर के अंदर नो लोड पर बात करें, नो लोड और फुल लोड की बात करें, ओके। नो लोड पर इंडक्शन मोटर के अंदर स्लिप मानी जाती है 1.5% से लेकर 2.5%, और फुल लोड पर रहती है 2.5% से लेकर 5% के मध्य। तो हो जाएगा अपने पास लोड बढ़ने के साथ थोड़ी सी कम होती है गति। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर, इंडक्शन मोटर का स्टार डेल्टा स्टार्टर ऑफ एन इंडक्शन मोटर। तो क्या होता है, डीएल स्टार्टर जो रहता है मोटर को पूर्ण परिवर्तन वोल्टेज अप्लाई करता है, लेकिन एनवीसी और ओएलसी प्रोडक्शन रहती है, एनवीसी लो वोल्टेज प्रोडक्शन रहती है, नो वोल्ट प्रोडक्शन रहती है, वोल्टेज नॉर्मल से कम होगी तो एनवीसी सर्किट को ट्रिप करवा के मोटर को बंद कर देगी, और ओएलसी रहती है ओवरलोड प्रोडक्शन रहती है, बैकअप फ्यूज शॉर्ट सर्किट के लिए रहता है। और स्टार डेल्टा जो स्टार्टर रहता है, इसके अंदर सबसे पहले टाइमर जो रहता है स्टार रहेगा मेंस के अंदर, उसके बाद में टाइमर आएगा और ये डेल्टा में कन्वर्ट कर देगा। तो ये स्टार के अंदर आपको बताया था, स्टार के अंदर सिस्टम रहता है बी लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू अंडर रूट 3 वीपीएच, फेज वोल्टेज के तुल्य रहता है। स्टार्टिंग वोल्टेज जो अपने पास फेज वोल्टेज होती है वो लाइन वोल्टेज का 58.8% रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने स्टार्टर, स्टार्टर नहीं है, स्टार्टिंग में न्यूनतम वोल्टेज लागू करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट नाउ। कोई रोटर है वो तो बिल्कुल ही रॉन्ग आंसर। और जो इंसर्ट रेजिस्टेंस ऑन स्टेटर रेजिस्टेंस स्टेटर सर्किट, तो ये अपने पास रहेगा रॉन्ग, क्योंकि रेजिस्टेंस ऐड नहीं करता है, वो ऐड करता है अपने इसके अंदर स्टार के अंदर जोड़ने से फेज वोल्टेज जो है लाइन वोल्टेज से 58.8% रहती है। एक फेज इंडक्शन मोटर का आरंभिक टॉर्क होता है, आरंभिक टॉर्क क्या रहता है, सिंगल फेज मोटर का 0 रहेगा। दो फेज जो मोटर रहती है, ये मोटर सेल्फ स्टार्ट रहती है क्योंकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण स्टार्ट होती है। सिंगल फेज मोटर के अंदर पल्सेटिंग प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड रहता है, तो ये मोटर को सेल्फ स्टार्ट नहीं कर सकती, इसीलिए स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू रहती है 0। स्टार्टिंग करने के लिए अपने पास दो, कम से कम दो फेज रिक्वायर्ड रहने चाहिए और 30 डिग्री का दोनों के मध्य फेज एंगल होना चाहिए, वो भी इलेक्ट्रिकली। क्वेश्चन नंबर 76, रेजोनेंस में आरएलसी सीरीज परिपथ का व्यवहार होता है। तो रेजोनेंस कंडीशन क्या रहती है, एक्सएल बराबर एक्ससी। तो एक्स रहता है 2 पाई एफ एल, 2 पाई एफ एल, एफ एल इज इक्वल टू एक्स रहता है 1/2 पाई एफ सी। तो किसी संख्या के अपॉन में एक लगाएंगे तो संख्या सेम की सेम रहती है, इसीलिए कैलकुलेशन के लिए यूज किया है। एक इज इक्वल टू 2, 2 गुणा 2 गुणा एक्स स्क्र गुणा पाई स्क्र एल और सी। एक इज इक्वल टू 4 पाई स्क्र फ्रिक्वेंसी स्क्र एल और सी। फ्रिक्वेंसी की वैल्यू ज्ञात करना चाह रहे हैं इसके अंदर, तो 1/4 पाई स्क्र एल और सी। और यहाँ पर फ्रिक्वेंसी की स्क्वायर है, फ्रिक्वेंसी की स्क्वायर हटाएंगे तो एक का अंडर रूट एक रहेगा, चार का हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर का पाई और एल सी का अंडर रूट एल सी रह जाएगा। तो अपने पास फॉर्मूला प्राप्त होगा 1/2 पाई एल और सी। आर एल सी सीरीज रेजोनेंस के अंदर फ्रिक्वेंसी ज्ञात करने का फॉर्मूला 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। तो इसके अंदर इम्पीडेंस देखते हैं, इम्पीडेंस इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। तो एक्सएल से एक्सएल माइनस एक्स सी 0 मिलेगा, तो आर स्क्वायर
का अंडर रूट हटाएंगे तो ये बच जाएगा आर। तो इम्पीडेंस आर एल सी सीरीज सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस रहता है ये इम्पीडेंस के तुल्य रहता है, जबकि पैरेलल के अंदर एल अपॉन में सी आर रहता है। अभी अपने सीरीज सर्किट की बात कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस जो रहता है इम्पीडेंस के तुल्य रहेगा, तो परिपथ में शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के रूप में यूज होगा, प्योरली इंडक्टिव नहीं होगा, प्योर कैपेसिटिव रिएक्टिव कुछ नहीं होगा, रेजिस्टेंस के तुल्य होगा। और आरएलसी सीरीज सर्किट के अंदर धारा की वैल्यू मैक्सिमम, इम्पीडेंस मिनिमम तो एडमिटेंस मैक्सिमम। वीएल और आई वीएल और वीसी के मध्य 180 डिग्री ऑफ फेज डिफरेंस देखने को मिलेगा, जबकि धारा जो रहती है सभी कंपोनेंट्स के अंदर सेम रहेगी। 77 एलईडी का है लाइट इमिटिंग डायोड, ऑप्शन नंबर सी। सिंबल्स अपने पास रहेगा कुछ ऐसा, ये लाइट को अमिट करती है तो ये प्लस प्लस माइनस, और ये फॉरवर्ड वाइस में यूज किया जाता है। गैलियम आर्सेनाइड जो होगा लाल कलर अपने को प्राप्त होगा, और गैलियम फास्फाइड की बात करें तो ये इसके द्वारा हरा कलर प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 78, यह प्रतीक दर्शाता है, द सिंबल्स रिप्रेजेंटेड, तो सिंबल ही नहीं है कोई तो क्या दर्शाएगा। आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर का बता देता हूँ। अमीटर्स, बेस, कलेक्टर। यहाँ पर जो अमीटर रहेगा एन टाइप का रहेगा, बेस पी टाइप का रहेगा, कलेक्टर जो रहता है ये रहेगा एन टाइप का। इसमें 3 लेयर्स रहेगी और 2 पीएन जंक्शन होंगे। कलेक्टर जो रहता है इसके अंदर विड्थ जो रहती है सबसे ज्यादा कलेक्टर की होती है, मैक्सिमम हीट डिसिपेशन का काम करता है हीट सिंक के माध्यम से। और डोपन सबसे ज्यादा अमीटर में रहेगा, उसके बाद में कलेक्टर का रहेगा, उसके बाद में अमीटर का रहेगा। और बात करते हैं अपने पास सबसे ज्यादा विड्थ रहती है कलेक्टर की, उसके बाद में अमीटर की, उसके बाद में बेस की। सबसे कम बेस की विड्थ, और सबसे ज्यादा रहेगी कलेक्टर की। सबसे ज्यादा डोपन रहेगा अमीटर का, सबसे कम डोपन रहेगा बेस का। अभी अपने पास सिंबल तो है ही नहीं कोई, तो आपको एनपी ने बता दिया। पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए जो ये जो तीर का निशान है ये अंदर की ओर होगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर को शो करेगा। और ये तीर का निशान जो होता है ये एमिटर टर्मिनल्स को बताएगा कि ये एमिटर टर्मिनल है। फोटो डायोड की बात करें तो इसके ऊपर लाइट पड़ती हुई शो करेगी, और ये रिवर्स बाइस में कार्य करता है। और एफईटी फील्ड इफेक्टर ट्रांजिस्टर की बात करें तो इसका टर्मिनल रहेगा ऐसा, अंदर जा रहा है तीर का निशान तो पी टाइप रहेगा, एन अंदर जा रहा है तीर का निशान तो एन टाइप रहेगा, बाहर शो कर रहा है ऐसे तो ये रहेगा पी टाइप का। गेट, ड्रेन, सोर्सेस, ये टर्मिनल इस प्रकार बताए गए हैं जिस प्रकार एक नल है, नल का जो घुमाने वाला रहता है वो रहेगा गेट, और जहां से पानी अंदर आ रहा है उसे कहेंगे सोर्सेज, और जहां से प्रवाहित हो रहा है उसे कहेंगे ड्रेन। तो इसी प्रकार सोर्स से इनपुट लिया जाता है और ड्रेन से प्रवाह आउटपुट, और गेट के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 78 हो गया अपना। 79, चार प्रतिरोधी की 4 पट्टियां पीली, बैंगनी, लाल और स्वर्णिम है, इसका मान होगा। तो पूरी रेजिस्टेंस कलर को टेबली बता देता हूँ, बाकी पिछले लेक्चर में बता दी मैंने, तो आप उनको देख लेना चाहिए। ना समझ में आई तो बताना, दोबारा आपको रिवाइज करवाएंगे। प्रतिरोध की 4 पट्टियां हैं, पीले कलर की है तो बी बी आर ओ वाई तो 4, बैंगनी बी बी आर ओ वाई जी बी वी तो 7, और लाल कलर है बी बी आर तो 10 की पावर 2 के प्लस माइनस। स्वर्णिम गोल्ड कलर है तो टॉलरेंस रहेगी इसके अंदर प्लस माइनस 5%, और ऐसा अपने इस क्वेश्चन में कोई उत्तर है नहीं। यहाँ पर प्लस माइनस 5% टॉलरेंस करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अन्यथा कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। प्रदत्त परिपथ में करंट आई ज्ञात कीजिए, करंट भी नहीं है। क्वेश्चन ऑफिशियल जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर भी नहीं है। प्रतिरोध की सामान्य अभिव्यक्ति
द जर्नल एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू, बात करें तो ये कंडक्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो गुणा एल डिवाइड बाई एरिया, ये प्रतिरोधकता है, ये लेंथ, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया। लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। आप एक क्वेश्चन बताओ मेरे को। भाई डायमीटर डबल कर दिया आपने केबल का, तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा? डायमीटर डबल किया तो अपने पास क्रॉस सेक्शन हो जाएगा 4 गुना, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/4। लेंथ 4 गुना कर दी तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 4 गुना 4R के तुल्य, और यहाँ पर 1R, 1/4R। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा रेजिस्टेंस गुना, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो गुना एल डिवाइड बाई एरिया। ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन 82। R1 और R2 दो प्रतिरोधों को सीरीज में संयुक्त प्रतिरोध 4.5 ओम है और समांतर में 1 ओम है, तो इनके उनके प्रतिरोध हैं 3 और 6। सीरीज में आपको अभी बताया जस्ट आर टी इक्वल्स टू R1 प्लस R2, और पैरेलल में 1 में आर टी की बात करें तो 1 में R1 प्लस 1 में R2। सीधा आर टी का फॉर्मूला लिखें तो इक्वल्स टू 1 R1 प्लस 1 तो ऑप्शन नंबर अपने पास सीरीज में संयुक्त करेंगे तो 3 और 6 की बात करें तो ये नहीं होगा ऑप्शन अपने पास। 3 और 9 की बात करें तो ये 12 ओम हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं रहेगा। 1 और 1.5 और 3 4.5 हो रहा है सीरीज के अंदर, तो मान सकते हैं इसको। 1.5 और 0.5 तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर रहेगा अपने पास सी, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है इसके अंदर। एक शीशा अमर बैटरी को पूरी तरह चार्ज होने पर उनके द वैल्यूज ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एसिड व्हेन ए लेड एसिड बैटरी इज फुली चार्जड, तो अपने बात करें लो डिस्चार्जिंग कंडीशन के अंदर, हाफ चार्ज, फुल चार्ज। डिस्चार्ज की बात करें, डिस्चार्ज के अंदर स्पेसिफिक जो ग्रेविटी रहती है 1.110 से लेकर 1.130 के मध्य। हाफ चार्ज के अंदर 1.210 से लेकर 1.230 के मध्य। फुल चार्ज के अंदर 1.280 से लेकर 1.300 के मध्य रहती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो अभी अपने फुल चार्ज पूछा है तो 1.285 ऑप्शन नंबर ए। पॉजिटिव जो प्लेट रहती है, पॉजिटिव प्लेट अपने पास रहेगी फुल चार्ज के अंदर, कलर उसका क्या रहेगा तो डार्क चॉकलेट यानी कि भूरा रहेगा। और नेगेटिव प्लेट जो रहेगी उसका कलर हो जाएगा ग्रे, स्लेटी कलर। फुली चार्जर बैटरी का वोल्टेज रहता है 2.1 वोल्टेज, 1.8 से ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। पॉजिटिव प्लेट पी बी ओ टू की रहेगी, नेगेटिव पीबी की रहेगी, और डिस्चार्ज के अंदर दोनों प्लेटें PbSO4 की हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर ए 83 का ऑप्शन हो जाएगा ए अपने पास। 84, निम्न आकृति के अनुसार 5 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, तो बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में समकक्ष प्रतिरोध। ऑफिशियल जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर भी कोई आकृति नहीं दिखाई गई है, तो अपने चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। SF6 गैस है, सल्फर फ्लोराइड है, सल्फर डाइफ्लोराइड है, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड है, या सल्फर हेक्सा फ्लोराइड है। हेक्सा फ्लो फ्लोरीन और फ्लोराइड, तो ऑप्शन नंबर रहेगा अपने पास डी, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड रहती है। नॉन टॉक्सिक गैस है ये, इसकी गंध के द्वारा नहीं पहचाना जा सकता, रीयूजेबल गैस रहती है ये, और हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ प्रदान करवाती है। वायु की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा वायु से ज्यादा डाइलेक्ट्रिक यानी कि रेजिस्टेंस रहता है इसका, और वजन में 5 गुना ज्यादा रहती है एयर से। और जब भी ये गैस यूज होती है तो SF4 और SF2 के अंदर डिवाइड हो जाती है। 85 का रहेगा ऑप्शन नंबर डी।
करंट मापा जाता है, करंट इन मेजरमेंट बाय मीन्स ऑफ, तो वाट मीटर के द्वारा पावर को मेजरमेंट करेंगे, वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर को मेजरमेंट करेंगे, एनर्जी मीटर के द्वारा ऊर्जा को मेजरमेंट करेंगे, और एम्पियर मीटर्स के द्वारा धारा को मेजरमेंट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। किसी क्षेत्र में प्रदीप्ति का स्तर मापा जाता है, द लेवल्स ऑफ इल्यूमिनेशन इन ए एरिया ऑफ मेजरमेंट मेजर यूजिंग वाट मीटर के द्वारा पावर, लक्स मीटर के द्वारा प्रकाश को, दीप्ति को, और मल्टीमीटर के द्वारा VOM या AVO मीटर। दो कहते हैं इसको, V के द्वारा, V का मतलब है वोल्ट मीटर, O का मतलब ओम मीटर, और M के द्वारा मिली एम्पियर्स के अंदर धारा को मेजरमेंट करेगा। A का मतलब है एम्पियर्स, V का वोल्टेज, और O का ओम में प्रतिरोध का मापन करता है। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर हो जाएगा अपने पास बी। लैम्बर्ट कोसाइन्स लॉ है, उसके अनुसार किसी प्रकाशित तल को जो प्रकाश पहुंचेगा I cos थीटा अपॉन में D के फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे, और व्युत्क्रम जो प्रकाश व्युत्क्रम जो नियम है, इनवर्स लैम्बर्ट कोसाइन्स लॉ और इनवर्स सेक्वार्ट्स लॉ। लैम्बर्ट कोसाइन्स लॉ के अनुसार धारा I कोस थीटा यानी कि प्रकाश और अपॉन में डिस्टेंस, बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा, और यहाँ पर I अपॉन में D स्क्वायर किसी प्रकाशित तल पर जो प्रकाश पहुंचेगा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती रहता है। और जो लैंप का जो अरेंजमेंट करते हैं, अगर हाइट उसकी 2 है तो डिस्टेंस जो है हॉरिजॉन्टल में 1 मीटर की दूरी पर, अगर प्रकाशित तल पर अपने को निश्चित स्थान पर प्रकाश चाहिए तो 1:2 के अंदर 1 अपने पास लंबाई है और 2 ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 88, एक उपकेंद्र में संधारित्र बैंक का उपयोग होता है, द कैपेसिटर बैंक इन ए सबस्टेशन इज यूज्ड टू। कैपेसिटर का यूज वोल्टेज बढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं होता, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए रहता है, पावर फैक्टर करेक्शन के लिए रहता है, ट्रांसफार्मर को सुरक्षित रखने के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वोल्टेज को कम करने के लिए भी नहीं होता। कैपेसिटर जो स्टैटिक कैपेसिटर रहते हैं इनका यूज किया जाता है पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट और फेज शिफ्ट। पैरेलल्स में लगाएंगे पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करेंगे, सीरीज में लगाएंगे तो फेज शिफ्ट करते हैं, जिस प्रकार सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर हमने लगाते हैं। सिंक्रोनस जो मोटर रहती है ये पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के साथ साथ वोल्टेज को स्टेबल करती है, न कि उनको बढ़ाती है। और फेज एडवांसर के द्वारा भी पावर फैक्टर को इंप्रूवमेंट करते हैं। इसका आंसर रहेगा अपने पास बी। क्वेश्चन नंबर 89, 1 सेकेंड। ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता के लिए स्थित होती है, फॉर ए ट्रांसफार्मर द कंडीशंस फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए एडी करंट माइनस हिस्टेरिसिस माइनस एडी करंट, कोर लॉस इज इक्वल टू, कोर लॉस का ही पार्ट होता है हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट। हिस्टेरिसिस लॉस को आपने मंदायन हानि और एडी करंट को फौकॉल्ट करंट के नाम से जानते हैं। कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस, फिक्स लॉस इज इक्वल टू वेरिएबल लॉस, अगर माने अपने इक्वल होंगे तो मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी। मैक्सिमम एफिशिएंसी केवी मैक्स अगर अपने ट्रांसफार्मर के लिए देखें तो इज इक्वल टू केवीए गुणा अंडर रूट आयरन लॉस अपॉन में कॉपर लॉस हो जाएगा। और परसेंटेज में ज्ञात करना है तो मैक्सिमम एफिशिएंसी प्रतिशत इज इक्वल टू अंडर रूट आयरन लॉस अपॉन में कॉपर लॉस करेंगे। और जिस प्रकार आपने माने आयरन लॉस 100 है, कॉपर लॉस भी 100 है, तो एक का रूट है 100% एफिशिएंसी होगी, लेकिन ऐसा 100% एफिशिएंसी आइडियल के अंदर ही मानते हैं, वैसे 100% एफिशिएंसी नहीं हो सकती, 95 से 98% तक रहती है। कुल लॉस इज इक्वल टू 2/3 कॉपर लॉस, तो ऐसा भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है मेरे पास। कॉपर लॉस लोड के वर्ग के समानुपाती होता है। ट्रांसफार्मर के अंदर जो पावर ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं
और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो वितरण में यूज किए जाते हैं, पावर ट्रांसफार्मर 500 केवी से ज़्यादा के ट्रांसफार्मर के साथ-साथ अपने बात करें तो ये सब में ग्रिड सब स्टेशनों में जो पावर ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं, वहाँ पर वोल्टेज का वेरिएशन, लोड का जो वेरिएशन रहता है काफ़ी कम होता है, इसलिए ये पावर ट्रांसफार्मर 100% लोड के ऊपर मैक्सिमम एफिशिएंसी देंगे और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर 50% लोड के ऊपर मैक्सिमम एफिशिएंसी देंगे। तो ऐसा क्यों? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो वितरक के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन में यूज में लेते हैं, उन ट्रांसफार्मर के अंदर लोड काफ़ी फ्लक्चुएटिंग वेरिएबल रहता है, इसीलिए लोड सामान्य से ज़्यादा होने पर कॉपर लॉस लोड के वर्ग के समानुपाती में बढ़ेंगे, इसीलिए वेरिएबल लॉस ज़्यादा विकसित हो जाएंगे। इसीलिए पावर ट्रांसफार्मर 100% पर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर 50% लोड के ऊपर मैक्सिमम एफिशिएंसी देंगे और इसके अंदर अपना आंसर हो जाएगा सी। 90 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध प्रतिरोध परिपथ का पावर फैक्टर, रेजिस्टिव सर्किट है तो इसका पावर फैक्टर रहता है यूनिटी। पावर फैक्टर की वैल्यू कभी भी इकाई से ज्यादा नहीं हो सकती है। और बात करें इंडक्टिव सर्किट की और कैपेसिटिव सर्किट की, दोनों का पावर फैक्टर जो रहता है प्योर होगा तो 0 रहेगा पावर फैक्टर, औसत पावर खपत रहेगी, एवरेज पावर कंजप्शन रहेगी 0 और इंस्टेंटेनियस पावर जो रहेगी, तात्कालिक शक्ति कभी भी 0 नहीं हो सकती, चाहे इंडक्टर प्योर है चाहे वास्तविक। इस क्वेश्चन के अंदर आंसर रहेगा अपना बी, यूनिटी। क्वेश्चन नंबर अपने पास 91 नंबर क्वेश्चन, ये डीसी शंट फील्ड वाइंडिंग, ये अप्लाइड वोल्टेज और यहाँ पर ये आर्मेचर अपने पास, ये जो करंट फ्लो करेगा ये लोड करंट है, फील्ड में जा रहा है तो फील्ड शंट फील्ड करंट हो जाएगा और यहाँ पर आर्मेचर में आ रहा है तो आर्मेचर करंट हो जाएगा। फील्ड वाइंडिंग के अंदर करंट की वैल्यू कितनी रहती है, आई एस एच शंट फील्ड धारा इक्वल्स टू टर्मिनल वोल्टेज, बिल्कुल पैरेलल्स में जा रहे हैं दोनों तो पैरेलल में अप्लाइड है। तो यहाँ पर करंट हो जाएगा शंट फील्ड का रेजिस्टेंस, पैरेलल्स में है तो बिल्कुल आर्मेचर के ऊपर सेम वोल्टेज और फील्ड वाइंडिंग के ऊपर सेम वोल्टेज, तो यहाँ पर धारा आ जाएगी एम्पियर्स के अंदर। और अब यहाँ पर अपने पास इनमें देखते हैं संबंध, तो लोड करंट क्या होगा, आर्मेचर करंट प्लस शंट फील्ड धारा, और आर्मेचर धारा क्या होगी तो लोड करंट माइनस शंट फील्ड धारा, और शंट फील्ड धारा अपने पास क्या रहेगी तो ये हो जाएगा लोड करंट माइनस आर्मेचर धारा। ओके, तो ईएमएफ का अपने पास इक्वेशन देखेंगे तो बैक ईएमएफ इक्वल्स टू हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज, बैक ईएमएफ बराबर टर्मिनल वोल्टेज माइनस आई ए आर ए हो जाएगा। टर्मिनल वोल्टेज ज्ञात करेंगे तो बैक ईएमएफ प्लस आई ए आर ए, आर्मेचर के अंदर धारा और रेजिस्टेंस करेंगे तो वोल्टेज आएगा, बैक ईएमएफ प्लस आर्मेचर धारा के अंदर धारा और आर्मेचर का रेजिस्टेंस गुणा करेंगे तो टोटल टर्मिनल वोल्टेज के तुल्य होगा। डीसी जितनी मोटर्स रहती है उनके अंदर बैक ईएमएफ अप्लाइड वोल्टेज की तुलना में हाफ रहेगा बैक ईएमएफ, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी, और जनरेटर के अंदर 200% अगर रहेगा अप्लाइड वोल्टेज की तुलना में 200% बैक ईएमएफ वैल्यू है तो मैक्सिमम आउटपुट देखने को मिलेगा। यहाँ पर फॉर्मूला अपने पास रहेगा टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू बैक ईएमएफ प्लस आर्मेचर तरह। ठीक है, आपको मोटर करवाऊंगा जनरेटर करवाऊंगा उस टाइम पूरा केवीएल केसीएल के फॉर्मूले लगा के देखेंगे विवेक यहाँ का फॉर्मूला कैसे ड्रॉ हो रहा है और टर्मिनल वोल्टेज का। ड्राइविंग के लिए सर्वश्रेष्ठ डीसी सीरीज मोटर है, ये डीसी सीरीज मोटर इज बेस्ट फॉर ड्राइविंग। तो डीसी सीरीज जो मोटर रहती है, अब अपने ऑप्शन के हिसाब से देखें तो टूल मशीन के अंदर डीसी शंट मोटर रहती है, डीसी शंट मोटर जो है टूल मशीन के लिए, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के लिए जो मोटर अपने चाहिए उसके लिए, और रोलिंग पंचिंग मशीन प्रेस वर्क के लिए डीसी कंपाउंड मोटर, रोलिंग मशीन
पंचिंग मशीन और प्रेस वर्क्स के अंदर अपने जो चाहिए डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होगी। लेंथ क्रेन एंड होस्ट के लिए डीसी सीरीज मोटर को यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर बी अपने पास यहाँ पर राइट है। लेंथ के लिए भी डीसी सीरीज मोटर का यूज किया जाता है, ऑप्शन बी के अंदर बेटर रहेगा इस टाइम अपने पास। लेंथ मशीन के लिए डीसी शंट मोटर को यूज मिलते हैं, लेंथ के लिए रहेगी डीसी शंट मोटर। और पंचिंग के लिए देखें तो पंच के लिए रहेगी डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। क्रेन एंड होस्ट के लिए डीसी सीरीज मोटर रहेगी। डीसी सीरीज मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क रहता है ये आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, और डीसी शंट मोटर के अंदर टॉर्क जो रहता है आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है। चलो डीसी सीरीज मोटर के अंदर आप सीरीज मोटर का है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं। डीसी सीरीज मोटर के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, टॉर्क और आर्मेचर धारा के मध्य देखें जब तक मैग्नेटिक फील्ड वाइंडिंग सिचुएशन ना हो तो ये कर्व टाइप रहती है। जैसे ही फील्ड वाइंडिंग सिचुएट रहेगी तो ये एक लिनियरिटी में फ्लो करेगी, जैसे आर्मेचर धारा का मान बढ़ेगा वैसे ही टॉर्क की वैल्यू बढ़ेगी। तो यहाँ पर स्टार्टिंग कंडीशन में इस कर्व की बात करें अपने तो इसके लिए रहता है टॉर्क जो है समानुपाती आर्मेचर धारा और सीरीज फील्ड धारा की। अब सीरीज वाइंडिंग है तो करंट की वैल्यू सेम रहेगी, आर्मेचर धारा बराबर सीरीज फील्ड धारा, तो इसे कह सकते हैं टॉर्क समानुपाती आर्मेचर धारा। आर्मेचर धारा तो इसका मतलब है टॉर्क समानुपाती आर्मेचर धारा के वर्ग के। जब भी ये वाइंडिंग के अंदर ये कर्व आएगा लिनियरिटी में फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, टॉर्क आर्मेचर धारा के समानुपाती होगा। उस कंडीशन के अंदर टॉर्क रह जाएगा आर्मेचर धारा के समानुपाती ओनली सिर्फ। ओके, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखते हैं आगे। ये है गति और आर्मेचर धारा के मध्य संबंध का। तो जैसे ही आर्मेचर धारा की वैल्यू बढ़ेगी तो गति का मान डिक्रीज होगा, गति समानुपाती अपन में आर्मेचर धारा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है टॉर्क और गति के मध्य है। टॉर्क और गति की बात करें तो टॉर्क गति के व्युत्क्रमानुपाती होगा, जैसे ही गति बढ़ेगी टॉर्क का मान कम होगा। यूज करते हैं वाहनों के सेल्फ स्टार्टिंग में, सेल्फ स्टार्ट के अंदर डीसी सीरीज मोटर का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन, इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम में क्रेन एंड होइस्ट, क्रेन एंड होइस्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 93, 5 एचपी की मोटर 3 फेज 440 वोल्ट इंडक्शन मोटर का फुल लोड करंट क्या होगा। तो इसके लिए रेटेड एचपी का 1.5 गुना फुल लोड करंट मानते हैं, तो 5 एचपी का 1.5 गुना हो जाएगा 7.5। तो इसके लिए अपने लेंगे 8 एचपी, 8 एम्पियर की धारा। और वैसे ज्ञात करेंगे तो 5 एचपी गुणा एक ब्रिटिश प्रणाली के अंदर 1 एचपी, ब्रिटिश प्रणाली में देखेंगे 1 एचपी, मेट्रिक प्रणाली में देखेंगे तो ब्रिटिश के अंदर 746 वाट रहता है, मेट्रिक में 735.5 वाट रहेगा, 735.5 वाट। और 1 किलोवाट देखें, 1 किलोवाट लिया और ब्रिटिश प्रणाली के अंदर कितने एचपी की तुल्य होगा, 1 किलोवाट है अपने पास। और मेट्रिक प्रणाली में कितने एचपी के तुल्य है, तो ब्रिटिश के अंदर बात करें तो 1.34 एचपी के इक्वल होगा, और मेट्रिक के अंदर 1.36 एचपी के बराबर होगा। 1 किलोवाट 1.36 एचपी के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 94, साइनोसाइडल 100 वोल्ट शीर्ष का आरएमएस मान होगा। अपने पास आरएमएस वैल्यू है वी आरएमएस की बात करें
वी आर एम एस ज्ञात करने के लिए वी पीक अपॉन में 1.414 करेंगे, या वी पीक गुणा 0.707 करेंगे। और अभी अपने पास, और इसको पीक टू पीक ज्ञात करने के लिए इसको 2 से गुणा कर देंगे, या पीक टू पीक ज्ञात करने के लिए पीक वैल्यू है तो पीक वैल्यू को 2 से गुणा करेंगे। अपने पास आरएमएस वैल्यू है तो आरएमएस को 1.414 से गुणा करेंगे, या 0.707 से डिवाइड करेंगे तो पीक वैल्यू आएगी। पीक वैल्यू को गुणा करेंगे 2 से तो पीक टू पीक मिल जाएगा। पीक टू पीक मतलब ये कर्व है, तो यहाँ से लेकर यहाँ का जो वोल्टेज अपने पास रहेगा ये पीक टू पीक होगा। ये इतना पीक और ये, यानी कि पीक को डबल किया, ये जहाँ तक कर्व है और यहाँ तक जो है वेव फॉर्म, दोनों का डबल हो जाएगा। जितनी वैल्यू इसकी है उतनी ही वैल्यू इसकी है, तो पीक गुणा पीक 2 से गुणा करने से आ जाएगा। अब अपने पास ऑप्शन है 100 वोल्टेज का पीक वैल्यू है तो 100 अपॉन में 1.414, यह इसको कर देंगे 100 गुणा 0.707 करेंगे, या 15 गुणा अंडर रूट 2 कर देंगे। अंडर रूट 2 की वैल्यू है 1.414। किसी भी तरीके से करो दोनों ऑप्शन सही रहेंगे। तो यहाँ पर V जो लिखा हुआ है बी ऑप्शन के अंदर 50 वोल्ट अपॉन में V2 है, V2 नहीं है, ये अंडर रूट 2 है, और यहाँ पर ये अंडर रूट 2 है। तो अपने पास ऑप्शन हो जाएगा डी। 15 गुणा अंडर रूट 2 होता तो बी ऑप्शन भी सही होता। अभी अपॉन में है तो ये क्वेश्चन नंबर का 94 का आंसर रहेगा डी। लोड फैक्टर को परिभाषित करने के लिए अनुपात लोड फैक्टर के लिए रहता है औसत मांग अपॉन में अधिकतम मांग। डिमांड फैक्टर के लिए रहता है मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम डिमांड अपॉन में कनेक्टेड लोड। कनेक्टेड लोड से आशय है कि अपने जिस टाइम वायरिंग कर रहे हैं वायरिंग के अंदर कोई शॉकेट लगा दिया, जिस टाइम लोड कैलकुलेट कर रहे हैं उसके अंदर कोई 100 वाट का शॉकेट के अंदर लोड नहीं लगा हुआ है तो भी 100 वाट का लोड कैलकुलेट करेंगे। ओके, इसी प्रकार से मैक्सिमम डिमांड अपॉन में कनेक्टेड लोड और डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू रहती है व्यक्तिगत मांगों का योग अपॉन में अधिकतम मांग। व्यक्तिगत मांगों का योग अपॉन में अधिकतम मांग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96। बीजेटी होता है, ए बीजेटी हैज 3 पीएन जंक्शन। नहीं, अभी आपको बताया था 5-10 क्वेश्चन पहले भी 3 लेयर्स रहती है, 2 पीएन जंक्शन होते हैं। 3 सेमीकंडक्टर्स लेयर, ऑप्शन नंबर बी सही है अपने पास। 2 एन टाइप परतें, 2 पी टाइप परतें, ऐसे कह सकते हैं 2 एन टाइप और 1 पी टाइप, या 2 पी टाइप और 1 एन टाइप, तो भी ऑप्शन सही होता, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ए लो एवलांचे वोल्टेज, इसका भी कोई वैल्यू नहीं है। अपने पास ऑप्शन रहेगा बी, 3 सेमीकंडक्टर्स लेयर। ऑप्शन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 97। एक विद्युत मशीन की उस काम दक्षता होगी जब एन इलेक्ट्रिकल मशीन विल हैव हाई एफिशिएंसी व्हेन इनपुट आउटपुट रेशियो इज लो। तो एफिशिएंसी हाई हो सकती है, बिल्कुल सही है। जितना इनपुट दे रहे हैं उतना ही आउटपुट मिल रहा है तो जो रेशियो होगा वो मिनिमम रहेगा, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी हाई। रिएक्टिव पावर इज मोर, तो बिल्कुल नहीं होगा। किलोवाट खपत निम्न, तो भी नहीं होगा। लॉसेज आर हाई, ऑप्शन नंबर डी ज्यादा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी को चूज करें। क्वेश्चन नंबर 98। इंडक्शन मोटर का स्टेटर कोर बनता है, द स्टेटर कोर ऑफ द इंडक्शन मोटर इज मेड ऑफ। तो किसके द्वारा बनता है? नरम लोहा जो होगा और एक इस्पात। नरम लोहे के द्वारा अस्थायी चुंबक और इसके द्वारा स्थायी चुंबक का निर्माण किया जाता है इस्पात के द्वारा। तो कास्ट आयरन नहीं रहेगा, माइल्ड स्टील भी नहीं होगा। सिलिकॉन स्टील स्टेटिंग यूज में लेते हैं, सिलिकॉन स्टील के सिलिकॉन मिलाते हैं नरम लोहे के अंदर तो हिस्टैरिसीस लॉस कम होगा। जो रेजिड्यूल प्रति साइकिल के अंदर जो रेजिड्यूल मैग्नेटाइज रहता है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, जिसके कारण हिस्टैरिसीस लॉस कम होगा। और सॉफ्ट वुड को अपने वैसे भी ये चुंबकीय मटेरियल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी
क्वेश्चन नंबर 99, एक परिपथ ब्रेकर होता है, ए सर्किट ब्रेकर इज पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस है, बिल्कुल नहीं, गलत है। ट्रांजिट प्रभाव को सामान्य करने वाली डिवाइस, बिल्कुल नहीं। एक तरंग को सुधार करता है, क्या सर्किट ब्रेकर? नहीं, सर्किट ब्रेकर एक स्विच होता है। अपने जो स्विच घरों में यूज में लेते हैं, ये कम लोड के लिए रहते हैं, जबकि जो सर्किट ब्रेकर रहते हैं ये काफी ज्यादा वोल्टेज और काफी ज्यादा एम्पियर्स के लिए रहते हैं। आग को शमन करने के लिए अलग अलग माध्यम रखते हैं, ऑयल रखते हैं, वैक्यूम रखते हैं, सल्फर हेक्साफ्लोराइड रखते हैं, कम ऑयल की वैल्यू रखते हैं, ज्यादा ऑयल की वैल्यू रखते हैं। तो इसी प्रकार ये सर्किट ब्रेकर्स रहते हैं जो करंट को इंटरप्शन डिवाइस है, करंट की एक करंट इंटरप्टिंग डिवाइस रहती है। ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पर पावरफुल करेक्शन करने के लिए स्टैटिक कैपेसिटर या सिंक्रोनस मोटर या फेज एडवांसर को यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन। दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के ऊपर स्वतः चालित ट्रांसफार्मर का मुख्य लाभ क्या है? तो इसके अंदर कॉपर शेयरिंग मेन वैल्यू रहती है। प्राइमरी और सेकेंडरी से जो रेशो रहता है इनका, इकाई के आसपास रहना चाहिए, बट नॉट यूनिटी। ओके, यूनिटी रहेगा तो जितनी इनपुट वोल्टेज उतनी ही आउटपुट वोल्टेज मिलेगी। जब यूनिटी के आसपास होगा तो स्टेप अप या स्टेप डाउन करेगा। इसके अंदर देखते हैं वी रेटिंग इन ऑटो ट्रांसफार्मर और वी रेटिंग इन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू 1/1 और के की जो वैल्यू है, ये के की वैल्यू को शो करेगा। इकाई से के की वैल्यू क्या है? 1 सेकेंड। के की वैल्यू इकाई से कम होती है हमेशा। और यहाँ पर शॉर्ट सर्किट करंट, रेट शॉर्ट सर्किट करंट इन ऑटो, शॉर्ट सर्किट करंट इन टू वाइंडिंग इज इक्वल टू 1/1 के। अगर यहाँ पर अपने वोल्टेज रेगुलेशन रखेंगे तो सीधा होगा इक्वल में 1 - के। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए, सपोर्ट कीजिए यूट्यूब चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, देखते हैं इस का कौन सा सोल्यूशन करें। तो ओके, बाय, टेक केयर।